सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। इससे पहले हमने व्यक्तित्व, बुद्धि, बाल विकास ये लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट कर लिए थे, शिक्षा मनोविज्ञान। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से दोबारा से आपको करवा रहा हूँ। यद्यपि जो वीडियो डाले हुए हैं वो भी लाइव के ही हैं, आप चाहें उनको भी देख सकते हैं और आप चाहें इनको भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट आप जैसे आपको बेटर लगे वैसे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है। आपका ग्रेड थर्ड का जब सिलेबस देखते हैं, ग्रेड सेकंड की आप प्रिपरेशन करते हैं, किसी की भी करते हैं, मतलब लर्निंग टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको हर भर्ती में कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। मतलब आप उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात याद रखना। आपको हर चीज को बढ़िया तरीके से पूरा कवर करना है। तो मैं कुछ हेडलाइन ऐसे बोलूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेबस को यदि अपन देखते हैं ग्रेड थर्ड को, तो वहां आपके डाल रखा है अधिगम अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, पहली लाइन। फिर अधिगम के सिद्धांत, और फिर अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। ये तीन पार्ट डाल रखे हैं: अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सिद्धांत। अपन तीनों हिसाब से चलेंगे ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अपन टू द पॉइंट चलेंगे। मैं कुछ चीजें हो सकता है आपको कम करवाऊं जो मुझे लगता है कि नहीं जरूरत है, और कुछ चीजें मैं लगता है कि आपको नई चीजें करवाऊं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। आज की क्लास का अपना बिंदु रहेगा अधिगम अर्थ। स्पेशली मीनिंग शब्द समझ में आना चाहिए। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, इसको समझिएगा। अधिगम अर्थ मीनिंग समझना है। अब सबसे पहली बात, वो बहुत सिंपल बात है, याद रखना। एक तो जब भी मैं बोलता हूं कि ये चीज समझनी है, तो आप एकदम से चेतन अवस्था में आ जाया करो। आप जहां बैठे हो ना, पढ़े हो ना आप, मैं नॉर्मली मानता हूं कि तुम पढ़े हो, ठीक है ना। तो पढ़े हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो स्टेट स्थिति में आ जाओ। कोई जैक नहीं लगना चाहिए इधर उधर का, एकदम से तल्लीनता की स्थिति में आ जाओ कि सर मजा आएगा और बड़े उत्साह के साथ पढ़ेंगे। ये एनर्जी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और फिर देखना उस चीज को अंजाम देना, 100% आउटपुट आएगा। ये पॉजिटिविटी है। लाइफ में पढ़ाई भी एक बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा है, यदि तुम समझ पाए तो। नहीं समझ पाए तो कितने कंफ्यूजन पाल लो। तो अधिगम का अर्थ समझा रहा हूं, आज के बाद अधिगम का मीनिंग दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मीनिंग समझना है, अर्थ, कॉन्सेप्ट, अर्थ का मतलब क्या है। देखिए अधिगम क्या है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। अब ये नॉर्मली इसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लर्निंग क्या है, तो आपने कह दिया साहब व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन मैंने कहा कि आपको एग्जाम पैटर्न को पकड़ना है। अब आजकल प्रश्न क्या आ रहे हैं, ये अपनी जगह सही है लेकिन ये आंशिक सही है। रियल में लर्निंग क्या है, व्यवहार में होने वाला वांछित, वांछित व स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, वांछित व स्थायी परिवर्तन। ये वांछित व स्थायी परिवर्तन किसके माध्यम से, प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से। अब मतलब यदि इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप जोड़ोगे तो वो इसका रियल अर्थ बनेगा। अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी सही है, व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन भी सही है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन हो और तीसरे ऑप्शन में लिखा हो अधिगम ये है प्रशिक्षण व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला वांछित व स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। यदि ये स्टेटमेंट आपको मिल गया, इसका मतलब ये वास्तविक अर्थ ही है। मतलब संपूर्णता आधारित चीज को पकड़ना, तो आपको ये पकड़ना है। तो अधिगम क्या है, प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला वांछित, वांछित को मतलब वो है हम जो चाहते हैं वो परिवर्तन यदि बच्चे के व्यवहार में आ गया। और कौन सा परिवर्तन, वो स्थायी। स्थायी का मतलब क्या है कि वो जो चीजें आपके व्यवहार में बदलाव आया है, चेंज आया आपके बिहेवियर में, वो चेंज हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है, ठीक है ना, वो स्थायी हो चुका है। इसका मतलब रियल लर्निंग क्या है। तो इसका वास्तविक अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। व्यवहार में होने वाला वांछित व स्थायी परिवर्तन जो किसके माध्यम से, प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अधिगम। तो पहली चीज था समझनी यही कि अधिगम क्या है। तो मैंने कई बार बोला एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन जो प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या हम बीमारी से होने वाले परिवर्तनों को अधिगम की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं।
क्या हम परिपक्वता की वजह से होने वाले परिवर्तनों को अधिगम की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं? क्या हम थकान की वजह से होने वाले परिवर्तनों को हम अधिगम की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं? आपका आंसर होगा गुरुजी ना। बीमारी से होने वाला परिवर्तन अस्थाई, परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अस्थाई, थकान से होने वाला परिवर्तन अस्थाई। तो अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। वो कौन सा परिवर्तन? वांछित परिवर्तन। किसकी वजह से होता है? प्रशिक्षण अनुभव की वजह से होता है। क्या बीमारी से होने वाला परिवर्तन लर्निंग आप कह दोगे? नहीं। परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन लर्निंग आप कह दोगे? नहीं। थकान से होने वाला परिवर्तन लर्निंग आप कह दोगे? नहीं। अब मुझे बताओ कि ऐसा कोई बच्चा है जिसके ये समझ में नहीं आया हो कि मीनिंग क्या है, लर्निंग का मीनिंग क्या है। नवाचार हेमू जी करवा देंगे, 2-3 दिन में सब हो जाएगा। सब सब्जेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सर बुद्धि का लास्ट सेशन नहीं हुआ राजकुमार जी। बुद्धि में सवेंगात्म बुद्धि वाला पार्ट है, तो सवेंगात्म बुद्धि वाला जो पार्ट है ना, वो मेरा लाइव में अभी करवाया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। तो वो वीडियो आपके डल जाएगा। वो अभी लाइव में करवाया हुआ है और बहुत शानदार तरीके से करवाया हुआ है मेरा, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों में। तो वो सेम ही बातें मैं दोबारा बताऊंगा, इसलिए अनावश्यक मेरी एनर्जी मैं क्यों खर्च करूं फालतू में, इसलिए उस वीडियो को आपके बुद्धि के जस्ट बाद में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ओके, लेवल प्रथम की शिक्षण शिक्षण विद्या की कोई भी बुक लिया हो पूनम, बाकी तो अलग अलग बुकलेट हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। ओके, देखिएगा समझ में आ गया। अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में होने वाला। अब जीके के लिए उन्हीं के नोट्स आंसू जी बहुत हैं, यदि आप इतना देख लिया तो आपने इनफ है, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप पढ़ लो बस उन्हीं को। व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन प्रशिक्षण अनुभव से होने वाला, बीमारी परिपक्वता और थकान से होने वाले परिवर्तन को अपन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करते। ये इसका बेसिक अर्थ है जो आपको याद रखना है, वांछित स्थायी परिवर्तन व्यवहार में, ठीक है। यहां तक आगे समझिएगा। आगे इसके बाद देखिएगा, अधिगम का अर्थ हो गया। अब आगे मैं जो समझाने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको। आगे मैं क्या समझाने वाला हूं इसको देखिएगा। इसकी परिभाषाएं, अर्थ के ऊपर अपन क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ये तो एक नॉर्मल अर्थ की चर्चा होगी, सामान्य अर्थ की। अब परिभाषा में आप क्या क्या पढ़ सकते हो? देखो परिभाषाओं की वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आप यदि ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको इतना जरूर देखना है कि जो परिभाषा आ चुकी है उसको एक बार सरसरी तौर पे देख जाओ। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं। लाइफ में वो चीजें जरूर लो जो जरूरी है, बाकी चीजों को इग्नोर कर दो। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो समझनी है आपको, ठीक है। देखिएगा, पहली चीज परिभाषा में, पहली परिभाषा में लिखा रहा हूं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? कि वुडवर्थ बोलता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास समझते हैं आप? विकास का मतलब भी परिवर्तन होता है, लर्निंग का मतलब भी परिवर्तन होता है। मतलब आप में विकास हो रहा है, इसका मतलब आप में अधिगम भी हो रहा है। तो छोटी सी परिभाषा लिख लेना, सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। छोटी सी परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। क्योंकि विकास भी मतलब विकास और लर्निंग दोनों को आप एक जैसी प्रक्रिया मान सकते हो, दोनों समानांतर चलती हैं, दोनों आजीवन चलती हैं, याद रखना, ठीक है। दोनों अर्जित प्रक्रियाएं स्पेशली हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, विकास को ही अधिगम कहा है वुडवर्थ ने। नंबर 2 पे दूसरी परिभाषा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहता है? गिलफोर्ड एक छोटा सा स्टेटमेंट देता है कि अधिगम कब होता है, मतलब आप मेरे व्यवहार को देख के तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन। मैं इसलिए आपको कई बार बोलता हूं कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका रूममेट, आपका इन्वायरमेंट खुद का क्रिएट करो। जिंदगी में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वायरमेंट कमजोर है तो सब कुछ कमजोर है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। यार क्या गजब पर्सनैलिटी है। मैं रोइडो सा हूं, तो भी कहते हैं तो थारू ही मैं को जाओ। ये लर्निंग है। हम सामने वाले को देखकर वैसा ही हमारा व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हम सामने वाले के चेहरे से, उसके बिहेवियर से सीखते हैं। तो गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन।
हिस्ट्री भी करवा देंगे, चिंता मत करो। क्या हुआ कि मैंने जिंदगी में इतने सबक ले रहा हूं मैंने हिस्ट्री में दो लोगों को जोड़ा। मतलब आदमी, हर आदमी इतना महत्वाकांक्षी है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा। कई बार तो लगता है कि मैं हर चीज खुद करवा दूं। इतनी गंदी दुनिया, मैं आपको बता दूं, इतनी मतलबी दुनिया है। लोगों की बातों का कोई वेटेज नहीं है। लोगों के कमिटमेंट कोई का ही नहीं है। कभी किसी पे भरोसा मत कर लेना। मैंने जिन जिन पे भरोसा किया, हमेशा भरोसा टूटा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मतलब लोगों को लॉन्च कर दो, उनके यूट्यूब पे उनका नाम ले दो, बस चाहते हैं कि आप तो हमारा प्रचार कर दो। और फिर उनको कहना है तुम्हारा कमिटमेंट था, वीडियो बनाओ। तब उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उनको एडवांस पैसे दे दो। इतनी गंदी दुनिया है, याद रखना। तो हिस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है फैकल्टीज के साथ। और मुझे दुख है कि ये लोग पता नहीं कैसे हैं, अजीब से लोग हैं। तो एक बहुत बढ़िया फैकल्टी दूसरी से और बात कर रहा हूँ। आपके दो टॉपिक हिस्ट्री के बचे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री करवाई हुई है आपके, राजवंश और राजस्थान की राजवंशों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। कोई और नहीं करवाएगा तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। बट मैं दुनिया का चेहरा देख रहा हूँ कि कितनी गंदी दुनिया है। तो मुझे तकलीफ होती है, आप लोगों को तकलीफ होती है ना कई बार कि सर वीडियो नहीं आ रहे। कोशिश मैं पूरी करता हूँ। लेकिन अब कोई चीज़ में अफा से औंकड़ी के माने सिर दे देना, बस अब वही कहानी हो जाए। तो अब डरनो के जो भी हो रहा है, बढ़िया चीज़ करवाएंगे, चिंता नहीं करें आप। जो बेटर होगा वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बट दुनिया बहुत गंदी है। हिस्ट्री की फैकल्टियों के साथ तो जुड़ के देख लिया मैंने। मतलब लोग इतने, क्या बताऊँ, आप बोलना ही नहीं चाहता मैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। गिलफोर्ड हो गया, ठीक है। हाँ, मेरे को तो खैर करवाना ही है। गिलफोर्ड हो गया, वुडवर्थ गिलफोर्ड। तीसरी परिभाषा देखना आप, स्किनर। स्किनर की परिभाषाएं बहुत आती हैं। और स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। मतलब लर्निंग किसको बोलेंगे आप, जैसा माहौल है, जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना लर्निंग है। जैसा माहौल है ना, जैसी परिस्थिति है ना, उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना। जैसा चल रहा है, जो हालात है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहे हो ना आप, तो समायोजन कर रहे हो, ये भी लर्न हो रहा है, याद रखना। तो स्किनर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ठीक है। या व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। अरे आईसीटी का सर ने दोबारा जो करवाया है वो अच्छे से करवाया है। आप किताब से मिलान मत करो उन नोट्सों की। जो सर ने दोबारा करवाया है ना, वो बढ़िया तरीके से करवाया है। आप उनको समझिए एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। उनके जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, उनमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से सब व्याख्या करके बता दूंगा। तो ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। मैं सार के रूप में आपको आईसीटी का भी पूरा बता दूंगा। और जो बताऊंगा वहां से प्रश्न आ जाएगा। ये टेंशन मत लिया करो, घबराया करो मत कि सर अब क्या करा। सब हो जाएगा, तुम्हारा बेटर होगा, याद रखना। तुम भीड़ से बहुत अलग हो, तो तनाव मत लिया करो। आई सेक्सी परिदृश्य से मैं अच्छे से करवा रहा हूँ। मतलब मैं लास्ट में इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, उनसे भी आपका पेपर आउट बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलना। अच्छे से बता दूंगा, विश्वास रखें कोई चीज को। वुडवर्थ गिलफोर्ड स्किनर, वे उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है। ये तीनों डेफिनेशन देख ली, तीनों आई हुई हैं, याद रखना है। 4 नंबर पे गेट्स वन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स वन है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख लो इनको ना। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, आप तो दोनों वर्ड याद रखो। इसके द्वारा, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डेफिनेशन की आप बात करोगे ना, पूरी साइकोलॉजी में सबसे अधिक परिभाषाएं जो पूछी गई हैं वो गेट्स वन ने की है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख के जाना। प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। तो प्रशिक्षण और अनुभव, इन दोनों से जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो गेट्स वन ने कहा। गेट्स वन ने को मतलब वो है, उसके साथ कई लोग होते हैं, बट आपको मूल नाम याद रखना है, गेट्स वन ने, ठीक है। और अगली परिभाषा करो एंड करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। करो एंड करो ने क्या कहा था, करो एंड करो ने कहा था कि आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति,
आदत ज्ञान व अभिवर्ती का अर्जन, बस इतना याद रखना। ग्रेड सेकंड में 2 बार प्रश्न आया है। ये परिभाषाएं दोनों सबसे अधिक पूछी गई हैं। आदत समझते हैं, कोई भी व्यवहार की पुनरावृत्ति आदत होती है। आप 20 दिन कोई चीज को कर लो, आपकी हैबिट बन जाएगी। 20 दिन आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ, आप हमेशा अपने आप उठ जाओगे। हैबिट। तो आदत लर्निंग के द्वारा अर्जित की जाती है। ज्ञान क्या है? कोई चीज को जानने की प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। और अभिवर्ती क्या कहलाती है? हमारा दृष्टिकोण है, वो एटीट्यूड है। और दृष्टिकोण सीखने से बनता है। तो आदत ज्ञान और अभिवर्ती को सीख जाना या अर्जित कर लेना अधिगम है। किसने कहा? करुण करो। ए 5 परिभाषा सभी बच्चों को पढ़ के जानी है, शॉर्ट एंड स्वीट। छठी परिभाषा है पिल। पिल ने कहा था व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यक्ति में परिवर्तन, आदमी का मायने कोई भी चेंज आ रही हो ना, व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा है? पिल ने कहा है। जो वातावरण के अनुसरण में होता है। जो किसके अनुसरण में होता है? वातावरण के अनुसरण में होता है। ये परिभाषाएं आज तक एग्जाम में आई हैं, तो आप इतनी जरूर देख लेना जो आई हैं वो। पिल ने कहा है व्यक्ति में परिवर्तन अधिगम है, कि आदमी के अंदर जो भी चेंज हो ना, वो अधिगम है। और वो चेंज किसके परिप्रेक्ष्य में होता है? इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में होता है। इतना आपको याद रखना। मॉर्गन किंग, निशा जी आई तो है नहीं, आप याद करो तो कर लेना। मॉर्गन किंग ये प्रशिक्षण व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम है। आई नहीं है। तो ये वो शॉर्ट है, यानी ये 5-6 परिभाषाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये आपको देखनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब परीक्षा के 2 महीने 3 महीने होना, तो आपके अंदर ये समझ क्रिएट करना जरूरी है कि मुझे छोड़ना क्या है और मुझे पढ़ना क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो छोड़ना और पढ़ना ये बड़ा, तो मुझे कौन सी चीजें ऐसी है जो इग्नोर करनी है और कौन सी चीजें मुझे पढ़नी है, ये पता चलना चाहिए। तो आपको इतना जरूर देखना है, इतना जरूर देखना है, बाकी चीजें मत देखना चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये अर्थ हो गया। अर्थ समझ में आ गया। अर्थ में क्या आता है, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है और विद्वानों ने उसके बारे में क्या क्या बताया है। तो ये अर्थ और परिभाषा हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग कहा है। व्यवहारवादी कहते हैं अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कोई चीज की संपूर्णता ही अधिगम है। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण होता है, वो अधिगम है। प्रयास त्रुटि कहता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, वो अधिगम है। तो आईपी पावलो कहता है कंडीशनिंग अधिगम है। तो ये अपने अपने व्यक्तिगत मत है, बट इनके ऊपर अपने को नहीं जाना। अपने को कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि अपनी एक लिमिट तय करनी है कि सर मुझे इतना सा लेना है, क्योंकि सब चीजें लर्न याद नहीं रह सकती, हमारी लिमिट है। और जब से ये सोशल मीडिया यूट्यूब आया है तो इतनी जानकारियां आ गई हैं, ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि आपको लेना क्या और छोड़ना क्या है। बुद्धि वाला टॉपिक पूरा हो गया, कैसे नहीं हुआ गुरु चौधरी जी? पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। उसमें केवल सवेंगात्मक बुद्धि वाला एक छोटा सा बिंदु है। तो सवेंगात्मक बुद्धि का मेरा अभी लाइव करवाया हुआ है, वो वीडियो डल जाएगा आपके, ठीक है ना? तो बुद्धि वाला का जो सवेंगात्मक बुद्धि वाला ना हो जाएगा। डेली आएगी क्लास, लगभग डेली आएगी इस समय। देखो सपना जी, लाइव क्लासेस में कुछ चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बाकी रिकॉर्डेड भी बढ़िया है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि क्या प्रकार किसके नहीं हुए? बुद्धि के प्रकार हुए हुए हैं सब। मूर्त है, मूर्त सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन पूरा हुआ हुआ है। लास्ट में बुद्धि का मापन तो करवाया था, कंप्लीट करवाया हुआ है। मनोज टेलर जुड़ी नहीं, कि अच्छा रिकॉर्डेड में डाली नहीं होगी, वैसे लाइव में तो करवाई दी थी ना कंप्लीटली। श्वेता जी बुक नहीं आई, अलग अलग एक बुक ऑर्डर की थी या कई सारी बुक ऑर्डर की थी आपने श्वेता? वन लाइनर बुक देखो, 15 तारीख का टारगेट है, यदि हो जाता है तो। चलिए, अब अगला बिंदु आपके सिलेबस में डाल रखा है, प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आपके दिमाग में है कि गुरुजी प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक पे आरपीसी सेकंड ग्रेड वगैरह सब एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। हमें ये देखना है कि सर इसका पैटर्न क्या है। कोई भी चीज को पढ़ो तो उसका पैटर्न एकदम से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहा हूँ। 5 प्रकार के कारक होते हैं: व्यक्तिगत कारक, शिक्षक संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक, संगठन संबंधी कारक, कार्य संबंधी कारक। अब इसमें आपको ये समझना है कि सर हमें क्या सभी पढ़ने हैं? मैंने कहा सभी पढ़ने हैं, मैं सभी पढ़ाऊंगा। लेकिन यदि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसे टॉपिक्स में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि साइकोलॉजी में सेंटर कौन है? बालक है,
बच्चा सब कुछ है। तो बालक में अधिगमकर्ता रिलेटेड जो कारक आएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे। आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक जो होते हैं वो लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बाकी चीजें आपके चाहे याद नहीं हो, लेकिन ये व्यक्तिगत कारक ढंग से देख के जाना। समझ में आ रही है बात यहां तक? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। तो देखिए, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहा हूं मैं। आ रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं, टेंशन मत लो। प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ 5 प्रकार के कारक हम पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार के कारक पढ़ रहे हैं? 5 प्रकार के कारक पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो कारक कौन से होते हैं? एक तो होते हैं व्यक्तिगत कारक। कौन से होते हैं? व्यक्तिगत कारक। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो व्यक्तिगत कारक होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं। इनका सबसे बड़ा रोल होता है। बाकी कारक भी प्रभावित करेंगे, बट ये जितना प्रभावित करता है उतना कोई नहीं करता है। तो आप इनको बहुत, मतलब ग्रेड सेकंड के आरपीएससी के पेपर देखोगे ना आप, तो उनमें जितने भी प्रश्न आए ना वो सिर्फ व्यक्तिगत कारक पे हैं, बाकी पे आए ही नहीं। तो पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन इसको स्पेशली अच्छे से देखना है, बाकी छोड़ देना है। दिलीप जी, यदि आपने अधिगम के पहले की वीडियो देख ली तो जरूरत नहीं है। बस थोड़ी बहुत कोई चीजें मैं ऊपर नीचे करवा सकता हूं, बाकी तो वही चीजें हैं। व्यक्तिगत कारक, अब व्यक्तिगत कारक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोटिवेशन, प्रेरणा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना, इसमें पूरा नहीं पढ़ो तो कम से कम इतना देख लो कि व्यक्तिगत कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक, पहला कारक, लर्निंग की शुरुआत जो होती है ना वो मोटिवेशन से होती है। विदाउट मोटिवेशन कुछ नहीं होगा, याद रखना। मोटिवेशन के बिना लाइफ में कुछ नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला है। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, कंटेंट तो सभी पढ़ रहे हैं, ऐप तो दुनिया भर के लोगों ने ले रखे हैं, लेकिन धीर सिंह सर से पढ़े हुए बच्चों की सफलता का रेशियो सबसे अधिक क्यों है राजस्थान में? लोग तो जलने लग गए इस बात के ऊपर। मोटिवेशन गुरु कि कोई भी कमी मिल जाए तो लोग हाईलाइट करते हैं। मोटिवेशन गुरु की किताब में हिंदी में मिस्टेक आ गई, तुरंत लोग, मतलब लोगों को मौका चाहिए। जलते क्यों हैं लोग? सफलता का रेशियो सबसे अधिक है अपने बच्चों का, और उसके पीछे रीजन है मोटिवेशन। मैंने कहा पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग 18-18 घंटे पढ़ रखे हैं, लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी दुनिया भर की बड़े बड़े कोचिंगों के ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं, लेकिन सफलता का रेशियो बहुत कम है। डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, ये हो जाता है। मेरे से जुड़ा हुआ बच्चा, मुझे लगता है कि 90% बच्चा तो हमेशा एनर्जी के साथ रहेगा। सर कर लेंगे, हो जाएगा, जीत जाएंगे, बढ़िया करेंगे, भीड़ से अलग है। मतलब ऊर्जा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने देखा है कि हर भर्ती में इसलिए अपने बच्चे सबसे एडवांस हैं, क्योंकि मोटिवेशन होगा तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। लर्निंग की शुरुआत ही मोटिवेशन से है। इसलिए आपके सामने एग्जाम में कभी भी आए, ग्रेड सेकंड में 4 बार प्रश्न आया, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक मोटिवेशन। अधिगम कब प्रारंभ होगा? जब कौन होगी? अभिप्रेरणा होगी। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कौन? अभिप्रेरणा। अधिगम की शुरुआत किससे होती है? अभिप्रेरणा। मतलब मोटिवेशन है तो सब कुछ है। 12 घंटे का काम 2 घंटों में कर लोगे, मोटिवेशन होगा तो। और मोटिवेशन नहीं होना थे, देखो कहीं पड़े ही टाइम पर, चंद्र ग्रहण हो आज तो, आधा पग पसार रखे हैं, आधा सिर कठे पड़े है, टांग की जाई पड़ी, किताब की जाई पड़ी है, अजीब सा रहे, मरेडा सार, ए लगे रो रही है टाइम पर। और आप नो स्टूडेंट, मैं मान रही हूँ, जरूरी वो नहीं, थारा हूं भी टाइम पर कहीं पढ़िया उसके, गुरु जी थे कह रहा तो, लेकिन पढ़ा था मैं भी, हाँ ठीक है। लेकिन मैं मान रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट इस समय स्टेट बैठा है, एकदम ऊर्जा के साथ खिलखिला रहा है, आनंद के साथ चीज को कर रहा है कि सर हम अलग है, हम करेंगे सर, चीर डालेंगे, इस कचरे को चीर डालेंगे हम लोग। बहुत स्टेमिना है हमारे अंदर, ऊर्जा के साथ चलने वाले लोग हैं हम लोग। ये फील आता है बच्चा। नोट्स गणाई देवी इतना पढ़ लेगी तो बहुत है किरण बेटा, इतना नोट्स पढ़ने बाद में बता के बच्चे है बावड़ी, बोली की है तू इतनी। बुद्धि परीक्षण करवाए हुए हैं जी, पूरे लाइव क्लासेस में पूरे करवाए हुए हैं। आप लाइव वाले फोल्डर में जाओ गुरु चौधरी जी, आप देखते नहीं हो, आपकी बड़ी प्रॉब्लम, आप लाइव नहीं लेते या तो क्लास, और लाइव नहीं लेते हो तो आप लाइव में जाके देखा करो, उसमें पूरा करवाया हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि नहीं करवाया है, मैंने जब करवाया है तो मुझे तो पता ना कि मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। पूरे बुद्धि परीक्षण करवाए हुए हैं, आप देखते हो नहीं, फिर कहते हो कि गुरुजी वो कौन करवाया। अरे पहले ओल्ड क्लास पूरी देखा करो, लाइव फोल्डर में जाके देखा करो,
अधिकतर को तुम्हें नहीं पता कि साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज आपको फ्री कहाँ मिल रही है। टेस्ट वाला फोल्डर अलग बना हुआ है, कोर्स में दिखता नहीं है। लेकिन गुरुजी मान तो मिले को नहीं दिख। अरे जना ही तो मन कई बार लगे कंपटीशन बहुत आसान है। मतलब अंधा हो रही, सुनना या घूमे खोरियो की है, करवा दी सब चीज, फिर भी गुरुजी वो करवाए कौन, छोटू को छुट्टे रहे। तो सबसे पहलो कारक है अभिप्रेरणा। इम याद रखियो 4 बिंदु, चारों ऑप्शन आ जाए तो थाने 1 नंबर पर ही करना है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है। अधिगम का सर्वोत्तम आधार, अधिगम का क्या है ये, सर्वोत्तम आधार। नंबर 3 पे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। ये किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, ठीक है। मतलब मोटिवेशन ये अधिगम की शुरुआत करता है। क्या करता है, शुरुआत करता है। आप तो ये माइंड में रखो कि मोटिवेशन है तो सब कुछ है। शिक्षक के पास जितने भी साधन है उसमें सबसे अधिक मोटिवेशन ही होता है। इसलिए धीर सिंह सर को तो मोटिवेशन ने बनाया, डिमोटिवेशन ने बनाया। इसलिए मेरे जीवन का संकल्प था कि मैं लोगों को जिताऊंगा। वरना क्या जरूरत है बताओ मेरे को कि मैं पहले पर्सन बनाऊं, फिर रात को उसको 360 डिग्री के नाम से आऊं। फ्री तो है वो, क्या है। मैं तो एडसेंस के पैसे भी नहीं लेता हूँ, ऐड भी नहीं लेता हूँ। लोग तो मेरे नाम पे यूट्यूब चैनल बना के पैसे तो कमा रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं कमा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है मोटिवेट करना, मेरा पैशन है मोटिवेट करना। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को धरातल से खड़ा करके आसमान की ओर दिखाना। ये मेरी लाइफ का जुनून है कि मैं हर उस घायल पंछी को आसमान में उड़ना सिखा दूं, जो कभी अपनों से तो कभी परिस्थितियों से हारा है। ये मेरी स्टेमिना है, याद रखना, इसलिए मैं कभी थकता नहीं हूं। मेरे को हमेशा आप ऊर्जावान ही महसूस करोगे, याद रखना। मेरी रग रग में है मोटिवेशन। और मैं तुम्हें भी यही बोलता हूं, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। ऊर्जा के साथ दौड़ा करो, भागा करो, कूदा करो। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, याद रखना। तो पहला कारक अभी प्रेरणा, व्यक्तिगत कारक में। दूसरा कारक क्या आएगा, इच्छा शक्ति, विल पावर। अब कह दोगे गुरु जी इच्छा शक्ति क्यों है, विल पावर क्यों है। इच्छा शक्ति क्या होता है, मैंने किताब में जगह जगह लिख रखा है, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। मेरा स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होता है, मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस कभी भी देख लेना, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस, हमेशा रहेगा ये। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जुनून है। मोटिवेशन ने तुम्हें खड़ा कर दिया, लेकिन खड़ा होने के बाद तुम कभी रुके ही नहीं। तुम चल रहे हो निरंतरता के साथ, कॉन्टिन्यूअस चल रहे हो, तुम थक नहीं रहे हो। ये विल पावर है। मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक पे, आपने देखा हो, धर्मपाल जो अभी थर्ड ग्रेड में टीचर लगा है। मेरे स्टूडेंट ऐसे ही बनते हैं टीचर। मेरे स्टूडेंट कोई बहुत अच्छे परिवारों से, बहुत कोई अच्छे बहुत गजब बच्चे थोड़ी है, मेरे स्टूडेंट तो ऐसे ही बन रहे हैं। जितने भी मेरे थर्ड ग्रेड में लोग 1500 से 2000 बच्चे जो मेरे से प्रत्यक्ष रूप से पढ़े हुए सिलेक्ट हुए, वो बच्चे बेचारे ऐसे थे जिनके हालात बहुत खराब थे। अब धर्मपाल बेचारा पैदा हुआ तब कैंसर, फिर फ्रैक्चर, फिर रोड डली उसमें इन्फेक्शन, एग्जाम देने जा रहा था, एक्सीडेंट, यहां से हड्डी टूट गई, लेकिन वो थर्ड ग्रेड लग गया। विल पावर वो है कि भगवान तुम्हें हर जगह हराने की बात कर रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो भगवान देखना तुम जितनी खराब परिस्थितियां पैदा करोगे मैं लड़ूंगा, और देखना एक दिन आप मेरी इच्छा शक्ति के सामने कहोगे कि हाँ बेटा मैं ही चाहता था। मीना कुमारी 12 से 24 साल तक बेड पे पड़ी रही। लोगों ने बहुत ताने मारे थे, लोगों ने बहुत कहा था कि ये ठिंगनी सी लड़की क्या करेगी। अरे लेकिन उसमें तो स्टेमिना थी ना, पड़ी पड़ी बेड पे पड़ती रही और एक दिन आईएएस बन गई। विल पावर। ज्योतिरादित्य बागपति, उड़ीसा का चौकीदार, एक ताने से परेशान होकर आईएएस बना, इच्छा शक्ति। गोविंद जायसवाल झुग्गी झोंपड़ी में रहकर फुटपाथ की रोशनी में पड़कर आईएएस बनने वाला, इच्छा शक्ति। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए लेकिन मन में भाव आ रहा है, लड़ूंगा 100%, जीतूंगा 100%,
इसका नाम है इच्छा शक्ति। क्या मजाल है उस पेपर की जो तुम्हें हरा दे? क्या मजाल है उस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो तुम्हारे अंदर तकलीफें पैदा कर दे? अरे फोड़ डालोगे पेपरों को, फोड़ डालोगे। ऊर्जा से भरे रहोगे, रात को सोओगे तो ऊर्जा के साथ, उठोगे तो ऊर्जा के साथ, चलोगे तो ऊर्जा के साथ। ये विल पावर दिखाती। इसलिए मैंने कहा विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। तीसरा कारक, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नॉर्मली तो करेगा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। मैं पढ़ा रहा हूं, धीर सिंह सर बहुत मोटिवेशन देते हैं, गुरुजी पेट दुख रही है। अब पेट दुख रही है और मैं कह रहा हूँ लर्निंग की प्रकृति प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहा हूँ। तेरे गुरुजी पेट दुख रही है, कौन समझ में आ रहे हो? नॉर्मल स्टूडेंट को जब पेट दुख है, सिर दुख है, तो वो भागे लाग जाए, परेशान हो जाए, नॉर्मल को प्रभावित करेगा। लेकिन मैंने कहा यदि विल पावर है तो कुछ प्रभावित नहीं करेगा। 2016 आईएएस टॉप करने वाली ईरा सिंगल, सिफिलिस था, पता नहीं कितनी दर्द की पेन किलर टेबलेट खाती थी, बट हिम्मत नहीं हारती थी। बहुत सारे लोग हैं सर। अरे जुकाम हो जाए, सीसा हो लाग जा, ये जुकाम हो रही है, 3 दिन होगा, पढ़ाई को नहीं हो रही। क्यों को नहीं हो पढ़ाई? मेरे एलर्जी बहुत होया करती, बहुत एलर्जी होती थी मुझे। मेरी एलर्जी अब कम हुई है थोड़ी सी। मैं इतनी ज्यादा मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम थी कि सर्दियों सर्दियों में परेशान रहता हूं। अब लेकिन मेरे लिए पढ़ाई बहुत बड़ी चीज थी। पढ़ाई मेरे लिए रोमांस थी, आप ये मान सकते हो। आप कहते हैं ना रोमांस के नाम से अपन बहुत खुश होते हैं, और सर रोमांस की बात तो मत करो, मौसम आज इतना गजब हो रहा है। और आप सर क्या बोल रहे हो सर, प्लीज ऐसे मत बोला करो ना, हालत खराब हो जाती है। अरे मैंने तो पढ़ाई से रोमांस किया है। जुकाम हो रही है, एलर्जी हो रही है, छीं छां हो रही है, मैं सिरे ही हिसाब से करके पढ़ लेता हूँ। ये करेगी एलर्जी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एलर्जी के साथ, और मैंने कोई दवाई नहीं ली एलर्जी की। अपने आप एक वक्त ऐसा आया कि आज एलर्जी बहुत कम होती है। नहीं बोलना चाहिए, क्या पता दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन मेरे बहुत रहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई से मैंने बहुत रोमांस किया, याद रखना, बहुत रोमांस किया। और कोई चीज जब रोमांटिक दौर में होती है ना तो बहुत मजा आता है। क्योंकि वो रोमांस जो होता है ना, वो आपको क्या बताऊं, मैं आपको अब बता नहीं सकता मैं आपको। क्या फीलिंग क्या आती है उसमें, आप नहीं समझोगे। पर समझ तो रहे होंगे आप लोग। कोई बात नहीं, बट प्रभावित करेगा ही। 4 नंबर पे इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। 5 नंबर पे देखना, अ, स्मृति, मेमोरी। मेमोरी भी व्यक्तिगत कारक है, प्रभावित करेगा ये शनो। मेमोरी कमजोर है आपकी तो लर्निंग अच्छा नहीं होगा। मेमोरी स्ट्रोंग है तो लर्निंग अच्छा होगा। तो मेमोरी भी व्यक्तिगत कारक है, याद रखना क्या है, व्यक्तिगत कारक। उसके बाद लिखना स्मृति। मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे आपके, कैसे, क्या बात है? मेमोरी के बाद देखना, हेलो, कमेंट्स नहीं दिख रहे भैया आपके, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो आ नहीं रहे इसमें, 8:46 के बाद कोई कमेंट्स नहीं। चलिए कोई नहीं, मुझे लगता है कमेंट्स नहीं दिख रहे, बट शायद आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, प्रभावित करेगी, जितनी स्ट्रोंग है अधिगम अच्छा होगा। इसके अलावा रुचि, इंटरेस्ट भी व्यक्तिगत कारक है। इंटरेस्ट भी क्या है, व्यक्तिगत कारक है। आपकी रुचि होती है कोई चीज को करने के लिए। जैसे आप लोग मेरी क्लास के लिए उत्सुक हैं, उत्साही हैं, तो अधिगम अच्छा होगा। एक गुरुजी फीस जमा करवा दी, अब तो लेनो ही पड़सी, अब तो करनो ही पड़सी। ये जो भाव हो ना, वहां पे परिणाम नहीं आता है। मैंने कहा कि मैंने आज तक पढ़ाई को इंटरेस्ट से किया है। मैंने कभी इसको समझा ही नहीं कि मैं पढ़ लूंगा तो ये बन जाऊंगा। मेरे लिए पढ़ाई इंटरेस्ट बन चुकी थी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ये रुचि मेरे लिए थी। तो इंटरेस्ट जहां हो जाता है वहां बहुत अच्छा अधिगम होता है। तो रुचि प्रभावित करेगी। ध्यान, अटेंशन, ये भी व्यक्तिगत कारक है। ध्यान जितना ज्यादा होगा अधिगम उतना अच्छा होगा।
ध्यान जितना ज्यादा होगा अधिगम उतना अच्छा होगा, याद रखना। अटेंशन पावर जितना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो अटेंशन प्रभावित करता है। आकांक्षा, आकांक्षा प्रभावित करती है। एस्पायरेशन लेवल, आकांक्षा मतलब हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करना। कि सर आज 5 टॉपिक पढ़े थे, कल 6 पढ़ लूंगा, परसों 7 पढ़ लूंगा। जितना एस्पायरेशन लेवल होगा अधिगम उतना अच्छा होगा। जिंदगी में हमेशा बड़ा प्राप्त करने की सोचो, याद रखना। कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ अर्जित करना है हर टाइम में, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। तो आकांक्षाएं होनी चाहिए। आकांक्षाएं लर्निंग के लिए अपेक्षित होती हैं, अनुरूप होती हैं, याद रखना। चिंता, चिंता भी अधिगम को प्रभावित करती है। जो चिंता अधिगम को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन किया था एटकिंसन ने। किसने किया था? एटकिंसन ने किया था। चिंता कैसे प्रभावित करती है? इसके कमेंट्स कैसे नहीं दिख रहे बच्चों के? चिंता का मतलब है कि नॉर्मल, जैसे कई बार को तो गुरुजी चिंता हो रही है, तो चिंता नॉर्मली तो प्रभावित करेगी। जैसे मान लो ऐसे नॉर्मली चिंता होनी चाहिए, गुरुजी टेंशन हो रही है, टेंशन होना जरूरी है, टेंशन अधिगम के लिए अच्छी है। लेकिन टेंशन निम्न है, चिंता निम्न है, या चिंता उच्च है, ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत है, याद रखना। सामान्य चिंता होनी जरूरी है, ये एटकिंसन ने कहा है। कि नॉर्मल टेंशन, सर मेरे को पढ़ाई की टेंशन हो रही है, तो आप पढ़ोगे ना, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी चिंता। एक गुरुजी में तो टेंशन ही को नहीं, टेंशन को ना वो पूरे दिन पड़े रहे। और जिसके ज्यादा टेंशन हो जाए ना, गुरुजी बहुत जोर की टेंशन हो रही है, लाग रही गुरुजी, मेरा कुछ भी याद को नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है गुरुजी, मैं क्या कर, मेरा तो अभी तक मैं 0 ही पर पूछी हूँ गुरुजी, मेरा पहला ही पेपर खराब हो रहा है, मेरे तो ही कौन समझ में आ रही है जिक्के के मायने मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरा मेरा कौन पार पड़ रही गुरुजी। आ है उच्च चिंता। वे रोबो करें, किताब उठा उठा पन्ना पलटबो करें, पढ़ा हाथ को नहीं है, उच्च चिंता है। और निम्न चिंता वो आराम पग पसारा पड़े रहे, पूरा दिन चून ले आपके सुबह लेके शाम तक। और का मौसम का मैंने सिर्फ मुंगेरी लाल का सीन सपना देखा बढ़िया तरीका। गुरु जी मौसम बड़ो गजब को रहे। और सामान्य चिंता है वो टाबर पढ़े भी के लिए ए चीज नॉर्मल है, तो सामान्य चिंता होनी बहुत जरूरी। तो सामान्य चिंता प्रभावित करेगी, संवेदना प्रभावित करेगी, मानसिक क्रियाएं जितने भी हैं, प्रत्यक्षीकरण जितना आपका पावरफुल है अधिगम उतना अच्छा होगा। थकान प्रभावित करेगी, थकेड़ो आदमी अधिगम कम हुए। संवेदना जी की मांस ज्ञानेंद्रियां अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, अधिगम अच्छा होगा। प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, कोई चीज को देखकर समझ जाना, ये परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है। जितना पावरफुल होगा अधिगम उतना अच्छा होगा। थकान, थका हुआ आदमी अधिगम कम होता है। ये सब व्यक्तिगत कारक हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। रुचि, ध्यान, आकांक्षा, सामान्य चिंता, एटकिंसन ने बताई है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, थकान। एक शब्द और आता है अहम ग्रस्तता। अहम ग्रस्तता ये सेरिफ ने बताया था, ठीक है ना? किसने? सेरिफ ने। सेरिफ ने कहा था कि अहम ग्रस्तता भी अधिगम के लिए अनुकूल होती है। ये आया हुआ अभी पहले प्रश्न, कि विशेष परिस्थिति में आपको कोई चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, ये अहम ग्रस्तता है। तो अहम ग्रस्तता भी अधिगम के लिए अच्छा माना गया है। एक विन्यास शब्द आता है, विन्यास। विन्यास का मतलब होता है सेट, इंग्लिश में सेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना? विन्यास सेट मतलब नियोजित करना है प्लानिंग के साथ। ये भी अधिगम को प्रभावित करता है, याद रखना। तो विन्यास भी अच्छा होता है, ये भी प्रभावित करता है। और एक बिंदु आता है आयु व परिपक्वता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में याद रखना। आयु व परिपक्वता, ये रेट में भी आया हुआ और वैसे भी आया हुआ। आयु व परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करेगा। यहां थोड़ा सा मीनिंग समझिएगा कि परिपक्वता अधिगम में क्या संबंध है। ये व्यक्तिगत कार्य को प्रभावित करेगा। परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य है, याद रखना, ठीक है? प्रभावित करता है, बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं हो सकता। लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता, याद रखना। बाकी परिपक्वता को अच्छा माना गया, याद रखना, लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। आपको याद रखना, व्यक्तिगत कार्य प्रभावित करेगा, कि बिना परिपक्वता अधिगम नहीं हो सकता। मैं 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता, मैं 7 महीने के बच्चे को फिलोसॉफी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो मेच्योर नहीं है फिजिकली मेंटली, याद रखना। तो परिपक्वता जरूरी है, मेच्योरिटी जरूरी है, लेकिन मेच्योरिटी से जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इसलिए उसको अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करते। तो थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है गुरुजी, परिपक्वता अधिगम क्या है। तो परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य है, प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे, ये माइंड में रखना। अब थोड़ा सा परिपक्वता के बारे में समझना है। परिपक्वता का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो गेशेल ने दिया था। किसने दिया था? गेशेल ने दिया था। परिपक्वता क्या है? एक स्वाभाविक क्रिया, अपने आप चलती है, स्वतः चालित क्रिया है, स्वतः चालित क्रिया है।
इसका संबंध वृद्धि और विकास दोनों से है, वृद्धि और विकास दोनों से है। और जब ये वृद्धि संपूर्णता पे पहुंच जाती है तो परिपक्वता है। ये निर्धारित समय तक चलती है परिपक्वता, निर्धारित समय तक चलती है परिपक्वता। ठीक है, अधिगम का अनिवार्य कारक है ये, अधिगम का कारक है। ठीक है, वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, ये शारीरिक प्रक्रिया है। ये माइंड में आने चाहिए आपके, मतलब मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूं तब आपके माइंड में आना चाहिए कि गुरुजी परिपक्वता क्या है, याद रखना परिपक्वता क्या है। आवाज साफ नहीं आ रही, बच्चे कुछ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। निशा आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अभी कमेंट्स दिखाई देने लगे हैं आपके, पहले कि मेरे को कमेंट्स दिखाई नहीं दिए थे। तो आज जो इंपॉर्टेंट बताते हो वो ओनली क्या कर रहे हो? आयुष क्या कर रहा है? सही आ रही है? कुछ बच्चों का नेटवर्क कमजोर हो गया होगा। अपने ही हराते हैं सर। पूजा जी, मजा तभी आता है जब अपने अपने खिलाफ हो, तभी तो मजा आता है। दूसरे तो हमेशा ही हराएंगे, जब अपने अपने खिलाफ हो जाएं तो फिर मजा आता है जंग का। याद तो करोगे तब रहेगा, याद के बारे में सोचा करो मत, याद रह जाएगा। ये समझ में आया क्या परिपक्वता क्या है? परिपक्वता लिख लेना, स्वाभाविक क्रिया है, स्वतः चालित क्रिया है, वृद्धि और विकास से संबंधित है। वृद्धि ग्रोथ जब संपूर्णता पे पहुंच जाती है तो परिपक्वता बन जाती है। परिपक्वता निर्धारित समय तक चलती है, ठीक है, किशोर अवस्था तक, उसके बाद जबकि अधिगम तो जीवन पर्यंत चलेगा। ठीक है, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य कारक है, क्योंकि परिपक्वता होगी तभी अधिगम होगा, याद रखना। लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता, यह बात याद रखनी है। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि परिपक्वता इंपॉर्टेंट कारक है, स्वतः चालित है, अपने आप चलेगा, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, शारीरिक क्रिया है। लेकिन अधिगम से डिफरेंट भी है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्वता निर्धारित समय तक चलता है। अधिगम अर्जित प्रक्रिया, परिपक्वता वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वतः चालित प्रक्रिया, जबकि अधिगम के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। परिपक्वता के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिगम के लिए अभ्यास और अभिप्रेरणा दोनों की आवश्यकता है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है, जबकि अधिगम मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्रिया है। तो ये डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए। तो परिपक्वता पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो थोड़े से यहां से पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना। गेसेल ने अध्ययन किया है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करेगा। परिपक्वता स्वतः चालित है, वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, निर्धारित समय तक चलता है। परिपक्वता के लिए अभ्यास अभिप्रेरणा आवश्यक नहीं है, याद रखना। ना अभ्यास आवश्यक है ना अभिप्रेरणा आवश्यक है, याद रखना। जबकि अधिगम के लिए अभ्यास अभिप्रेरणा आवश्यक है। और एक चीज ये भी याद रखना, परिपक्वता वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है। परिपक्वता के लिए अपने को प्लानिंग नहीं करना पड़ता, जबकि अधिगम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से ये सब बिंदु हैं। तो व्यक्तिगत कारक आज मैंने आपको समझा दिए आज की क्लास में। कल की क्लास में अपन बाकी जो कारक हैं उनको समझ लेंगे, ठीक है। आज व्यक्तिगत कारक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था और अधिगम का अर्थ मैंने समझा दिया है। और कल की क्लास में अपन बाकी कारक प्लस अधिगम के सिद्धांतों की शुरुआत कर देंगे, ठीक है।